आइए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अगर इस सिर्फ टर्म को देखें तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि अकाउंटिंग के कितने प्रकार हो सकते हैं, जिसको आप नॉर्मली जब आप लिखते हो तो आप बोलते हो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, नथिंग एल्स। अब इससे भी पहले, अगर हम इसके आगे बढ़ने से पहले भी अगर देखें तो अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? अगर हम ब्रांचेस में जा रहे हैं मतलब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं, बट उससे पहले प्राइमरली अगर समझें कि अकाउंटिंग होती क्या है अकाउंटिंग एक्चुअली, तो अकाउंटिंग का मोटा मोटा मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब रखना। अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि हम क्या रख रहे हैं? हिसाब रख रहे हैं। एक तरीके से जोड़, गुना, भाग, इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। एक मोटा मोटा हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, और वो रिकॉर्ड जिस फॉर्म में मेंटेन हो रहा है उसको हम अकाउंट्स कह देते हैं। ठीक है जी, हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और अकाउंट्स प्रिपरेशन के लिए हम उसके अंदर कर क्या रहे हैं, तो उसके अंदर मोटा मोटा हम हिसाब रख रहे हैं कि भाई साहब ये किया, ये नहीं किया, ये फाइनेंशियल नेचर का था, और उसमें इन्वॉल्व क्या है हमारा? पैसा। इन्वॉल्व क्या है हमारा? पैसा। तो वो है अकाउंटिंग। अब ऐसे ऐसे हम कितने और तरीकों से हिसाब रख सकते हैं, मतलब हिसाब रखना जो है वो कितने पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर टर्म आ रहा है वो है आपका क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज व्हाट, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो आप ये 11th क्लास में पढ़ते हैं, ये क्या है? आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो आप 12th क्लास में जाएंगे तब जब पढ़ेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इवन जब आप ग्रेजुएशन स्टार्ट करेंगे तो भी आप जब इनिशियल ईयर्स में जो अकाउंट्स पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोटा मोटा टर्म मतलब ये निकाला जाता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? अपन करते हैं बुक कीपिंग, मतलब रिकॉर्डिंग, और अल्टीमेटली क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है फाइनल आउटकम ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि हमने 100 अलग अलग खाते बनाए, 100 अलग अलग हमने अकाउंट्स बनाए, 100 टाइप्स के, लेट से, और इन अकाउंट्स को हमने समराइज्ड कर दिया। इन अकाउंट्स की एक समरी बनाई, इसको समराइज कर दिया, तो वो जो समरी होगी वो क्या कहलाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 1, 2, 3, 4 पन्नों का होगा, जिसके अंदर आपके सारे अकाउंट्स का, सारी हरकतों का, सारी मूवमेंट जो है वो इन स्टेटमेंट्स में क्या होंगी? रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे जिन लोगों को थोड़े बहुत नॉमेनक्लेचर पता है उन्हें समझ में आएगा, जिनको ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल बेसिक्स में हैं अभी। आगे ये सारी चीजें हम समझेंगे भी और इवन बनाएंगे भी। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो जैसे आपने सुना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स क्या कहलाते हैं? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये हमें बनाने हैं। हम 11th क्लास में भी क्या बनाना सीखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 12th में भी जाएंगे तो क्या बनाना सीखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनाना सीखेंगे। और जब हम ग्रेजुएशन में भी स्टार्ट के ईयर्स में जब हम सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ही सीखेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन किन लोगों के लिए बनाया जा सकता है, तो ये भी बेसिक आपका यहीं क्लियर हो जाना चाहिए। ऑल्दो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट इन जनरल अगर आप देखेंगे तो जो लोग भी हमारे बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग भी हमारे बिजनेस कर रहे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पर्सनल नेचर के तो नहीं है। ये तो हमने पहले भी देख लिया। जैसे कि पर्सनल आप एक जिंदगी जीते हैं तो क्या अपनी आप अकाउंटिंग करते हैं? अकाउंटिंग आप बेशक करते होंगे बट वो रॉ फॉर्म में करते होंगे, बट प्रोफेशनली क्या उस अकाउंटिंग की कोई नीड है? नहीं जी, कोई नीड नहीं है। बट अगर बिजनेस कोई रन करता है तो अलग अलग जरूरतों के लिए उसको अकाउंटिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप में अगर काम कर रहा है तो अपने उसको इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करनी होगी, बैंक से लोन वगैरह लेना पड़ सकता है, या फिर अगर पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो आपस में हिसाब रखना तो और मैंडेटरी हो गया, क्योंकि पार्टनरशिप में है। राम को नहीं पता कि शाम क्या कर रहा है, शाम को नहीं पता कि राम क्या कर रहा है, इसलिए उसका हिसाब होना जरूरी है। तो इसलिए बिजनेसेस जो है वो अलग अलग फॉर्म की होती हैं। एक बिजनेस का नेचर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। अब सर ये प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप वो होता है जहां पे बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ एक मालिक होता है। मतलब कि आपका मन गया बिजनेस स्टार्ट करने का, आपका नाम है राम, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसका नाम रखा राम एंटरप्राइजेस। क्या नाम रखा आपने? राम एंटरप्राइजेस। तो राम एंटरप्राइजेस जो आपने खोला है, इस बिजनेस को आप क्या बोलेंगे? ये बिजनेस है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिसका कि एक ही मालिक है। कौन हो सकता है? राम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अपने नाम से स्टार्ट करें। आपका नाम है राम और आप सपोज कीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है लखन एंटरप्राइजेस, तो वो भी आपका ही बिजनेस माना जाएगा। नाम से आपका बिजनेस नहीं हो रहा है। द थिंग इज कि एक
कोई उसका मालिक होता है और वो अपने मन से कोई भी एक नाम रखता है जो भी उसको यूनिक लगता है और उससे वो अपना बिजनेस रन करना शुरू कर देता है। तो इस टाइप के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब जो आप इस प्रोप्राइटर बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं वो आप सीखते हैं अपनी 11th क्लास में। ये आपको मैं एक थोड़ा सा आपका रोड मैप बता रहा हूं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो आप जो इन प्रोप्राइटरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं इन लोगों की अकाउंटिंग करना सीखेंगे कहां पे? 11th क्लास में। और प्रोप्राइटरशिप के अलावा और कौन सी कैटेगरी हो सकती है? तो दूसरी कैटेगरी हो सकती है आपकी पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप क्या है? अब ये पार्टनरशिप क्या है? जहां पे एक से ज्यादा ऑनर होते हैं। एक से ज्यादा कितने हो सकते हैं सर? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसे लेके कितने भी पार्टनर्स उसके अंदर हो सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा ऑनर होंगे, एक से ज्यादा मालिक होंगे और उनका अपना अपना परसेंटेज होता है, मालिकाना अधिकार जो होता है वो अलग अलग परसेंटेज में हो सकता है। सपोज कीजिए एक का जो परसेंटेज है वो 50% ऑनरशिप रखता है, दूसरा 25 रखता है और अगला 25 रखता है। इस तरीके से 3 पार्टनर्स है एक बिजनेस के, ठीक है। तो इस टाइप के बिजनेस को क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप बिजनेस। और इस पार्टनरशिप की आप अकाउंटिंग करना कहां सीखेंगे? आप सीखेंगे 12th क्लास के अंदर। तो मतलब अभी फिलहाल इसके बारे में आपको अकाउंटिंग नहीं जानना है, बट आपको नेचर्स पता होनी चाहिए कि किस किस टाइप से आपके बिजनेस होते हैं। और थर्ड आपकी कैटेगरी आती है कंपनीज। थर्ड क्या आती है? कंपनीज। जो पार्टनरशिप होते हैं वो आपके किस टाइप से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं, सपोज कोई नाम लेते हैं मार्क्स एंड केसी, कुछ भी एक रैंडम नाम रखा। 2 लोग हैं, दोनों ने अपना कुछ नॉमेनक्लेचर एक डिसाइड किया, उसके बेस पे एक नाम रख लिया। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि 2 नाम हो, एक नाम से भी हो सकता है। आदित्य एंटरप्राइजेस, ये भी हो सकता है। अब आदित्य एंटरप्राइजेस सिर्फ लिखा है, लेकिन हो सकता है ये पार्टनरशिप हो, इसके अंदर 2 पार्टनर हो, एक आदित्य हो और एक फादर हो आदित्य के, या फिर एक आदित्य है, एक उसका कोई दोस्त है जिसका नाम है फहीम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नाम से कभी भी रिलेट नहीं होता कि नाम पढ़ के आप बता दोगे कि ये पार्टनरशिप है या ये प्रोप्राइटरशिप है। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप के नाम एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करना स्टार्ट करते हो, तो कंपनीज जो होंगी उसके नाम के एंड में क्या लगने लग जाता है? प्राइवेट लिमिटेड, या फिर लगेगा क्या? लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड लगा है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड लगा है तो लिमिटेड कंपनी है, बट इन एनी सेंस दीज आर कंपनीज। जैसे कि आपका इसके अंदर हो सकता है रिलायंस लिमिटेड, तो रिलायंस लिमिटेड क्या है? एक कंपनी है, पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आती है। तो ये 3 नेचर हो गए। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अपनी 11th क्लास की बात करें या 12th क्लास की बात करें या हम ग्रेजुएशन के इनिशियल ईयर्स की बात करें, इन सभी में हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये क्या होती है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर मोटा मोटा रिकॉर्डिंग करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। चलिए जी, इतनी बात समझ में आती है पहले पॉइंट के ऊपर। अगला आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए आपके हाथ में एक पेन है। अब ये पेन आपने जो खरीदा है वो 10 रुपए का खरीदा है। अब ये 10 रुपए का जो पेन है इसको बनाने में कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा, कुछ ना कुछ लागत आई होगी, मतलब कुछ ना कुछ कॉस्ट आई होगी। उसके ऊपर जो भी इसका मैन्युफैक्चरर है, जिसने भी इसको बनाया, उसने अपना जोड़ा होगा प्रॉफिट और एक एमआरपी डिसाइड कर दी होगी जिसपे कि वो बेचता होगा, ठीक है। इस कॉस्ट के अंदर कमीशन वगैरह भी है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है। मतलब कि ये जो पेन है इसके अंदर प्लास्टिक लगा होगा, उसकी कुछ कॉस्ट होगी, इसके अंदर इंक लगा उसकी कुछ कॉस्ट लगी होगी, इसको बनाने में मशीनरी वगैरह यूज हुई होगी, लेबर वगैरह यूज हुआ होगा, और भी कुछ मटेरियल यूज हुए होंगे, उन सब की कुछ कॉस्ट होगी। अलग अलग लोगों को ये सेल्स के लिए देते हैं तो उसका सेलिंग कमीशन होगा। अलग अलग प्रकार की कॉस्ट होती है। इन सभी कॉस्ट को जब आप जोड़ते हो तो एक टोटल कॉस्ट निकल के आता है। और फिर जो इस धंधे में है वो अपना कहता है कि भैया इस पेन को बनाने में मुझे सपोज 8 रुपए लग गए और 2 रुपए प्रति पेन मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो इसका उसने एमआरपी रख दिया कितना? 10 रुपए। तो ये जो कॉस्ट की एक कैलकुलेशन है, इसका भी एक हिसाब जो रखा जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे हम कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं कि भैया किसी भी चीज के अंदर कॉस्टिंग क्या आएगी। ये मैंने एक पेन का एग्जांपल दिया। सपोज कीजिए आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो ट्रेन के अंदर आपका एक फेयर डिसाइड किया जाता है। अब इस फेयर को जो डिसाइड किया जाता है इसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती होगी जिसके बेस पे फेयर डिसाइड किया जाता होगा। आप बस में ट्रैवल करते हैं, बस में आपको कहा जाता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करोगे तो 10 रुपए लगेंगे, इसके आगे जाओगे तो 20 रुपए लगेंगे, इसके आगे जाओगे तो 50 रुपए लगेंगे। ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ये हर एक दूरी की एक कॉस्टिंग है और उस पर कुछ ना कुछ उनका प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जाके वो आपको एक फाइनल प्राइस बताते हैं जिससे कि आप सर्विसेज अवेल करते हो। तो ये सारी बातें कहाँ पे डील होती है? डील होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे भी हम हिसाब रखते हैं, लेकिन किस एंगल से? कॉस्ट एंगल से।
कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और वो इन टाइप की चीजों में आपकी मदद करता है ताकि आप कॉस्ट डिटरमाइन कर सको, एमआरपी फाइंड आउट कर सको एंड सो ऑन। अगला थर्ड आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मिक्सचर है किसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसको जब हम मिक्स कर देते हैं दोनों को तो वो कहलाता है क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसका पर्पस क्या है? ताकि हम अराइव कर सके मैक्सिमम प्रॉफिट एट, ये वर्ड गलत है यहां पे, एट मिनिमम कॉस्ट। एट मिनिमम कॉस्ट मतलब कि जब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पता लग गई यार, आपने उसके थ्रू अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस या आइटम वाइज कॉस्टिंग आइडेंटिफाई करके देता है। और जब इन दोनों रिपोर्ट्स को, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप जब मिक्स करके यूज करते हो, किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या हो गया कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज कर रहे हैं, जो हाई लेवल अथॉरिटीज होते हैं किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, किसी भी कंपनीज के अंदर, वो लोग मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं और मैनेजमेंट डिसीजन के लिए वो क्या लगाते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली जो डिवोटेड है वो किसके लिए है? डिसीजन के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एक आउटकम दे रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक आउटकम दे रहा है, और इन दोनों को मिक्स करते हुए जब कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं तो वो डिसीजन लेते वक्त जो आप अकाउंटिंग करोगे दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग का एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो आपकी क्या है? एक प्रकार की मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज हमने काम शुरू होने से पहले एक कुछ डिसाइड किया, एक एस्टिमेट लगाया कि भैया इसमें इतना इतना खर्चा आना चाहिए, और जब वो काम हो गया होगा तो कुछ एक्चुअल खर्चा आया होगा। अब इस एस्टिमेट और एक्चुअल से आप कंपेयर करके क्या निकालते हो? डेविएशन। अब सर ये डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है कि भैया हमने जो एस्टिमेट लगाया था, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने एक पेन बनाने की एस्टिमेट लगाई थी कि भैया ये 8 रुपए पेन बन जाएगा, 10 रुपए बेच दिया करेंगे। अब पेन जो आपका बना वो बनने में लग गए 12 रुपए, तो आपका डेविएशन जो है वो नेगेटिव है यहाँ पे। मतलब कि आपको इफेक्टिवली 8 रुपए में बना लेना चाहिए था। एस्टिमेट भी आपने किस बेसिस पे लगाया होगा? मार्केट सिनेरियो की बेसिस पे, कि आपने एक लगाया होगा कि इस टाइप का पेन मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है, मतलब इसको बनाने में 7-8 रुपए की लागत आती होगी। हमने भी शुरू किया ये पेन बनाना और पता लगा हमें इसको बनाने में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? पर यूनिट पे 12 रुपए। मतलब कि इस डेविएशन से आप कुछ डिसीजन लोगे कि या तो आप मटेरियल महंगा यूज कर रहे हो, या तो आपके लेबर महंगे यूज हो रहे हैं, या फिर कहीं पे कुछ लॉसेस हो रहे हैं, कुछ नुकसान हो रही है, कुछ चोरी हो रही है, और इस टाइप के डिसीजन आप लेते हो जब ये डेविएशन फाइंड आउट करते हो। और इस टाइप के डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक कॉन्सेप्ट है उसके जरिए, और वो किसके अंदर फॉल करता है? वो फॉल करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज व्हाट? इट इज अ ब्लेंड ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जिससे कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो और जो खर्चा है, जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। ठीक है जी, चलिए ये 3 अकाउंटिंग से समझ में आ गई अपने को। ये 3 वो है जो आप अपने एक्सपर्टीज लेके आएंगे, आप आगे पढ़ेंगे। ये सारी आपकी ग्रेजुएशन में आनी शुरू होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये भी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करेंगे, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, इस टाइप की कोई भी चीजें, एमबीए वगैरह, तो उसके अंदर भी आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। बट फिलहाल जो बेस आपका तैयार करता है वो क्या तैयार करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, और ये उसके आगे की बात है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका टैक्स अकाउंटिंग। सर ये क्या होता है टैक्स अकाउंटिंग? टैक्स अकाउंटिंग जो है इसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरीके से सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया जाए। सेल्स टैक्स बोले तो व्हाट? सेल्स टैक्स आज के टाइम पे क्या बन गया है? जीएसटी बन गया है। इनकम टैक्स आपको पता ही है। तो भैया ये भी तो कंप्यूट होगा ना, इसका भी तो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा ना, इसके लिए भी तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। ये हिसाब कैसे लगाओगे? जब आपको पता लगेगा कि एक जो आइटम है जो मार्केट में बेचा जाना है, सपोज कीजिए वो 100 रुपए का आइटम है, उस पर जीएसटी कितने % लगेगा? सर 18% जीएसटी लगेगा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 18 रुपए। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी? 118 रुपए हो जाएगी। और इसको जब आप रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स में कि जी हमने सेल जो किया वो 100 रुपए का किया, एग्जाम्पल के तौर पे इसके आगे आप 100 खोखा लगा लो, 100 करोड़ कर लो, 100 पेटी कर लो, व्हाटएवर, और उस पे आपका इतने % का जीएसटी आया, टोटल इतना हो गया। मतलब इस अकाउंटिंग के जरिए आपने क्या कैलकुलेट किया, क्या कंप्यूट किया? आपने कंप्यूट किया जीएसटी, विच इज अ काइंड ऑफ टैक्स। तो कभी भी आप जब अकाउंटिंग करते हो और उस अकाउंटिंग के माध्यम से आप कैलकुलेट करते हो टैक्सेशन का पार्ट, ईदर सेल्स टैक्स और जीएसटी और यू कैन से इट इनकम टैक्स,
तो उस केस में जो अकाउंटिंग लगती है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं हम टैक्स अकाउंटिंग का। ठीक है सर, ये 4 बातें तो बहुत तमीज से समझ में आती हैं। अब अगला क्या है, अगला क्या है, अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके आगे आप एक वर्ड लिख लेना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अकाउंटिंग भी यहां पे आप मेंशन कर लेना। ठीक है सर, अब ये क्या होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? इसके अंदर हम अकाउंटिंग रखते हैं। अकाउंटिंग बोले तो अगेन हिसाब रखते हैं। किस चीज का हिसाब रखते हैं कि आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कितनी फुलफिल की है। अब सर ये क्या होती है, जब भी एक बिजनेसमैन एक बिजनेस रन करता है तो उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। अब सपोज कीजिए एक बिजनेसमैन है, उसने एक बिजनेस डेवलप किया और पूरे साल में उसने 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, 100 लोगों को नौकरियां दी। तो जब ये इसका हिसाब, एक तो होता है आप नौकरियां दे रहे हो, लोग आ रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं, कोई इसका हिसाब नहीं है। लेकिन जब आप उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, जब आप उसका हिसाब रखना शुरू कर दो कि आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है, तो वो आपका किसका पार्ट बनता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, जो कि अभी नए जमाने में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी के ऊपर फिक्स की जा रही है। इवन आपके जो लॉज हैं वो भी कहते हैं, जो लॉज है वो भी कहते हैं कि अगर एक कंपनी 100 एंड 100 साइज की है, मतलब कंपनी का जो वॉल्यूम है वो इतना बड़ा है, तो उसको अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लगाना पड़ेगा। अब जब आप लगाओगे तो ऑब्वियस बात है हिसाब भी तो रखोगे, नहीं तो इस लॉ को क्या बताओगे, लॉ को आपको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ जी मैंने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए में से मैंने 2 रुपए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्च किया है, जो कि रिक्वायर्ड था एज पर दिस लॉ। तो जब इस टाइप की आप अकाउंटिंग रखोगे कि आपने कितने खर्च किए ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया मैंने एम्प्लॉयमेंट का, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप जो अंडर डेवलप्ड विलेजेस वगैरह हैं उसको डेवलप कर रहे हो, या फिर आप अब एक बिजनेस तो चलाते ही हो, साथ में जो गरीब बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए आप कुछ करते हो, आपने कुछ स्कूल खोल दिए, आपने कुछ कोचिंग्स वगैरह खोल दिए हैं, या फ्री में कोचिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हो। मतलब इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी आप करते हो जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है अलॉन्ग विद योर बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया में बिजनेस ओपन किया और सिर्फ आप प्रॉफिट कमाने में लगे हुए हो। आपका तो भाई साहब अपना तो काम ही धंधा है, अपन तो बस पैसा कमाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, अपन को क्या करना सोसाइटी से। तो ऐसा नहीं है, आपको सोसाइटी का भी वहां पे ध्यान रखना है। सपोज कीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो जब मैन्युफैक्चर करती है तो ऑब्वियस सी बात है वो कई प्रकार के पॉल्यूशन भी फैलाती है अपने आसपास के एरिया में। तो अपने आसपास के एरिया को इस पॉल्यूशन जो आप खुद फैला रहे हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इससे कैसे बचा रहे हो और उसका अगर आप हिसाब रख रहे हो, दैट इज ऑल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये हो गए जो सोसाइटी के पर्पस के लिए होती है, जिसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो किसको जाता है, सोसाइटी को जाता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल दे, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? और भी हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया ये इसका मोटा मोटा मतलब क्या है, हिसाब लगाना। हिसाब किसी भी चीज का लगाओगे तो वो क्या है, आपकी अकाउंटिंग है। इसका एक और एग्जांपल आता है, इसको बोलते हैं हम एचआर अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मतलब कि आपकी कंपनी में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोग ने रिजाइन किया, इस टाइप की जब आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो उसको कहते हैं एचआर अकाउंटिंग एंड सो ऑन। तो ये और भी हो सकते हैं, ये जो है आपके, ये इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट मोस्टली आपको एग्जांपल के तौर पे ये 5 याद रखने हैं। एक छठा मैंने आपको और बता दिया, एचआर अकाउंटिंग। एचआर अकाउंटिंग इज नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जिसके अंदर आप हिसाब रखते हो किसका, ह्यूमन रिसोर्सेज का, कि आपकी कंपनी के अंदर कितने लोग एम्प्लॉय हुए, कितने लोग उसके अंदर से मेल हैं, कितने लोग फीमेल हैं, कितने लोग ज्वाइन करते हैं, कितने लोग अलग अलग कैटेगरी के अंदर से आते हैं, कितने लोग आपके रिजर्वेशन वाले हैं। इस टाइप की जब आप अकाउंटिंग एक जगह पे मेंटेन करके रखते हो उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर कंटिन्यू करेंगे आगे।